Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and enjoying a very good health. This is Hina from Biochemistry Club. और सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ बिकॉज आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस लेक्चर सीरीज थी बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, उन सब लेक्चर्स को बहुत पसंद किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है एंड दिस इज़ द रीज़न कि आई एम मोटिवेटेड टुडे to record another series of lecture on enzymology. सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को अगर मेरी ये लेक्चर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, इनको शेयर करें विद योर फेलोज ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मुझे इस चीज़ का एक पॉजिटिव जेस्चर भी मिले कि आप लोगों को ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आई हैव टू रिकॉर्ड द फर्दर lectures on this topic enzymes. ठीक है, so let's start the course in zymology. और आप लोगों से मैं ये डिस्कस करती जाऊं कि इस कोर्स के अंदर हम इंजाइम्स उनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे, विच इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर जो कि आज का लेक्चर होगा। और जो कमिंग लेक्चर्स होंगे डेफिनेटली इनके अंदर हम इंजाइम्स के मज़ीद कुछ पैरामीटर्स के वो किस तरह से रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं, किस तरह से वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करते हैं, रिएक्शन के कौन कौन से पैरामीटर्स को वो इफ़ेक्ट करते हैं, काइनेटिक्स ऑफ इंजाइम्स, उनके mechanism of some enzymes, some common enzymes, their regulation, their inhibition, and some techniques for the purification of enzymes, इनको हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इन लेक्चर सीरीज को जो कि मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इनको प्लीज़ आप लोग जो है वो देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन लेक्चर से कितनी हेल्प हो रही है। सो लेक्चर का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। द फर्स्ट लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू इंजाइम्स, जिसके अंदर हम इंजाइम्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लगे कि ये बहुत बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन है और ये चीज़ें तो आप लोगों को पता है, बट डेफिनेटली जब तक आप लोग किसी कोर्स की बेसिस को क्लियर नहीं करते तब तक मेरा ये मानना है कि आप आगे जो न्यू और टफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सो इट्स माय ड्यूटी टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी इन दिस लेक्चर टुडे। और इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इन्हीं की ग्राउंड पे जो मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, so let's start the proper course of enzymology। और इस कोर्स के अंदर हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू इंजाइम्स। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों से इंजाइम्स के बारे में पूछा जाए तो हम सब लोग इंजाइम्स की जो बेसिक एक डेफिनेशन है उससे फेमिलियर हैं कि इंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स। ठीक है, दीज आर द स्पीशीज जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। किस तरह से करती हैं ये इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आर कमिंग लेक्चर्स। बट अभी आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये इंजाइम्स ये बायोकैटलिस्ट इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इंजाइम्स जो हैं दीज मॉलिक्यूल्स आर क्रूशियल टू एवरी केमिकल रिएक्शन। या अगर मैं ये कहूं कि दीज मॉलिक्यूल्स आर क्रूशियल टू लाइफ तो ये कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन केमिकल रिएक्शंस को जनरली हम कहते हैं दीज आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैटाबॉलिक हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शंस की सब टाइप में आते हैं, इन दोनों किस्म के केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेशन विदाउट एंजाइम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शंस आपके पास वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसमें वी हैव अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट एंड दिस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल रिएक्टेंट्स। इसमें मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि सपोज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्लूकोज जो कि जब सेल के अंदर एंटर होता है तो definitely by the series of three different processes, glycolysis, TCA cycle, and electron transport chain, this glucose is completely oxidized into the carbon dioxide and water molecules. और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। डेट्स वाई मोस्टली हम इन कैटाबोलिक रिएक्शंस को एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहते हैं,
because these are the set of reactions which release a huge amount of energy and these reactions are thermodynamically favorable. आई होप कि बायोएनर्जेटिक्स की लेक्चर सीरीज से आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा कि इफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन हैज अ फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ नेगेटिव तो ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होता है. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैंने अभी फ्री एनर्जी का जिक्र करके आप लोगों के सामने रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स की बात की है. काइनेटिक्स का जिक्र मैंने अभी नहीं किया बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स इनमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है. व्हाट इज काइनेटिक्स और एंजाइम्स क्या किसी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन को काइनेटिकली उसकी क्या नेचर होती है और एंजाइम उसको किस तरह से इफेक्ट करते हैं. दिस इज द टॉपिक जो हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो अभी ये टर्म्स मैं आप लोगों के सामने थोड़ी थोड़ी करके डिस्कस करूंगी और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इन डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो बेशक आपके पास केमिकल रिएक्शन कैटाबोलिक टाइप से बिलोंग करता है या एनाबोलिक टाइप से बिलोंग करता है जो कि हम इसी एग्जांपल का रिवर्स करके देख सकते हैं कि इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए लाइट रिएक्शंस में एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोड्यूस करता है. And this energy in the form of ATP and reducing equivalents in the form of NADPH dark reaction में use होते हैं in order to convert carbon dioxide into the molecule of glucose और carbohydrate. ठीक है. सो चाहे आप कैटाबोलिक रिएक्शंस देख लें, ग्लाइकोलिसिस टीसीए साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस के 10 रिएक्शंस, टीसीए साइकिल के 8 रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हर रिएक्शन में आपको एंजाइम नजर आएगा. इवन एक सिंगल रिएक्शन भी ऐसा नहीं है जो कि एंजाइम के बगैर प्रोसीड हो रहा हो. दूसरी तरफ हम फोटोसिंथेसिस के अगर प्रोसेस को देखें तो वहां पे भी आपको एंजाइम्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो नजर आती है. इट मींस कि हम यहाँ से इस पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं कि एंजाइम्स आर क्रूशियल टू लाइफ बिकॉज एंजाइम के बगैर किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो आप कह सकते हैं कि चाहे कोई केमिकल रिएक्शन किसी किस्म का एनाबोलिक रिएक्शन कैटालाइज करा रहा है जिसमें आपके पास एग्जांपल आ सकती है डाइजेशन की, जैसे मैंने अभी ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्जन का जिक्र किया. या फिर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हो रही है, एनाबोलिक रिएक्शन है. जैसे ग्रोथ पीरियड्स के दौरान मसल मास इंक्रीज हो रहा होता है और अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, तो दिस प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स या इसके अलावा और भी कोई एनाबोलिक रिएक्शन जो भी आपके जहन में आता है वो एंजाइम डिपेंडेंट है. विदाउट एंजाइम केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे आई वांट टू डिस्कस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, कैटाबोलिक या एनाबोलिक रिएक्शंस, इनको मैं इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जीज आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ. कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो डिस्कस करूंगी जिनकी बेस पे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम बहुत से जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे. ठीक है. सो आई वॉन्ट टू डिस्कस द free energies of these two types of reactions. Yeah, in other words, I want to discuss the thermodynamics of reactions. ठीक है. So, reaction thermodynamics क्या है? हम यहाँ पे दो रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं. ये जो मैं आप लोगों के सामने इन दो एक्सेस के ऊपर रिएक्शंस की एनर्जीज को डिस्कस करूंगी, इस पर्टिकुलर डायग्राम को कहा जाता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम. कोऑर्डिनेट डायग्राम. Now, this reaction coordinate diagram, इसमें हम जो x एक्सिस आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर आ रहा है, x एक्सिस में हम एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम शो करते हैं. अब रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? डेफिनेटली एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होती है जो कि ट्रांसफॉर्म होती है किसमें? प्रोडक्ट में. और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान समटाइम्स सबस्ट्रेट्स
कन्वर्ट हो रही होती हैं कुछ इंटरमीडिएट्स के अंदर, ठीक है। सो ऑल दीज केमिकल स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने तक एक सबस्ट्रेट जिन जिन स्टेजेस से गुजरता है उनको क्या कहते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। इट मीन्स के ऑन आर एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू शो सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और अदर इंटरमीडिएट्स, ठीक है। सो एक्स एक्सिस विल इंक्लूड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकी एनर्जीज। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जो एनर्जी हम शो करेंगे, दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद कैपिटल जी। आई होप कि गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपने बायोएनर्जेटिक्स में क्लियर किया होगा। फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि शायद अभी मेरी बायोएनर्जेटिक्स की वीडियोस नहीं देख सके, आप लोगों को मैं क्लियर करती जाऊं कि गिब्स फ्री एनर्जी एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि कोई यूजफुल वर्क परफॉर्म करती है किसी सिस्टम के अंदर, ठीक है। यानी अगर इस टाइम पे मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो इस टाइम पे मेरी बॉडी के अंदर जो एटीपी में कंजर्व्ड केमिकल एनर्जी थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू द साउंड एनर्जी, और उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, रिलीज हो रही है। सो द साउंड एनर्जी इन दिस एग्जाम्पल इज द मीनिंगफुल एनर्जी जो कि एक्चुअली कोई वर्क परफॉर्म कर रही है, एंड हीट जो कि सिंपली डिसिपेट हो रही है, कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रही, डेफिनेटली वो फ्री एनर्जी की कैटेगरी में नहीं आएगी, ठीक है। सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि यूजफुल वर्क परफॉर्म कर सकती है उसे क्या कहा जाता है, फ्री एनर्जी। ओके, सो वाई एक्सिस पे फ्री एनर्जी होगी और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इन दोनों में से मैं एक डायग्राम को स्पेसिफाई कर लेती हूँ फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस, और दूसरी डायग्राम को मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ फॉर एनाबोलिक रिएक्शंस, ठीक है। और इनको मैं सेपरेट स्लाइड्स पे डिस्कस कर लेती हूँ बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मैं काफ़ी टेक्स्ट ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैटाबोलिक रिएक्शंस, जिसमें एक्स एक्सिस पे होंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और वाई एक्सिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री एनर्जी। नाउ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कैटाबोलिक रिएक्शंस, आपके पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इन रिएक्शंस में आपके पास जो मोस्टली रिएक्टेंट्स होती हैं, दीज रिएक्टेंट्स आर कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर आप रिएक्टेंट ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें विद द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो दीज आर कंपैरेटिवली सिंपल प्रोडक्ट्स। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं कॉम्प्लेक्स और सिंपल की यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू हाई एनर्जी और सिंपल मीन्स लो एनर्जी। यानी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर आप कंपेयर करें तो कैटाबोलिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैव हाई एनर्जी, सपोज दिस इज 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे कहीं पे हमारे आ रहे हैं रिएक्टेंट्स विच आर हाई एनर्जी कंपाउंड्स, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं प्रोडक्ट्स को जिनकी एनर्जी कंपैरेटिवली क्या है, लो। सो रिएक्टेंट्स आर हाई in energy and products are low in energy, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेल्टा जी, जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी को कंपेयर करते हैं, दिस इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ जी आर से, एंड दिस इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ जी पी से। ये जो आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस नजर आ रहा है, दिस इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड डेल्टा जी, which is difference in energy value of products and energy value of reactants. Definitely यहाँ पे products की energy low है, suppose this is 20 kilojoule per mole, and products are high energy compounds, suppose इनकी energy 80 kilojoule per mole है। So मैं जब difference calculate करूंगी, so 20 minus 80 be equal to minus 60 kilojoule per mole. So keep this thing in your mind clear कि if a reaction has delta G value negative, this type of reaction
बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, जिसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो है. इट मीन्स कि रिएक्टेंट्स हैव far greater energy than products. They can easily transform into the products, और इवन 20 किलो जूल पर मोल प्रोडक्ट्स बनाने में अगर ये इन्वेस्ट करते भी हैं तो स्टिल दे विल रिलीज 60 किलो जूल पर मोल एनर्जी. सो नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग कि एनर्जी रिलीज होगी, एंड कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हमें बता रहा है, 60 किलो जूल पर मोल. सो इस किस्म के केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स को किसी भी एक्सटर्नल इनपुट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इन केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है कि दीज आर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शंस. ठीक है. सो जब भी किसी रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स की बात हो, अगर कहा जाए कि वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, तो इट मींस कि उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज का कंपैरिजन करके हम इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट्स हैव हाई एनर्जी एंड रिएक्टेंट्स हैव लो एनर्जी. सो रिएक्टेंट्स, सॉरी, मैंने इस चीज को शायद रिवर्स किया है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स उसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू आपके पास नेगेटिव आए, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि ये रिएक्शन इस कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसमें रिएक्टेंट्स आर कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स कैन इजीली ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जेटिक्स. यानी एनर्जी कैलकुलेशंस के मुताबिक जितनी एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है वो रिएक्टेंट्स में है. So reactants are self-sufficient. They can easily transform into the products. That's why इस किस्म के chemical reaction को कहा जाता है कि these are spontaneous. These chemical reactions are favorable and these are exergonic. ठीक है. जब आप फ्री एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं तो उस टाइम पे आप उन केमिकल रिएक्शंस को एक्सर्गोनिक कहते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है. इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना एक्सोथर्मिक के साथ, बिकॉज थर्मिक मींस हीट रिलीज हो रही है, बट यहाँ पे हम फ्री एनर्जी रिलीज होने की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो इट मीन्स कि कैटाबोलिक रिएक्शंस जो अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे, दीज कैटाबोलिक रिएक्शंस आर ऑक्सीडेटिव इन नेचर, बिकॉज इसमें आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन रिलीज होते हैं. ठीक है. कैटाबोलिक रिएक्शंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पॉन्टेनियस. These chemical reactions are favorable and these chemical reactions are exergonic. ठीक है. ये चार प्रॉपर्टीज आपको कैटाबोलिक रिएक्शंस की पता होनी चाहिए. नाउ जो सेकंड टाइप है एनाबोलिक रिएक्शंस, इनको हम डिस्कस करते हैं. नाउ व्हाट आर एनाबोलिक रिएक्शंस? लेट मी ऐड अ ब्लैंक स्लाइड. यस. उसी तरह से हम यहाँ पे एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिक हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एनाबोलिक रिएक्शंस. एक्सिस पे हम अगेन रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे. वाई एक्सिस पे हम डिस्कस करेंगे फ्री एनर्जी को. और जब हम एनर्जीज का कंपैरिजन करेंगे तो एनाबोलिक रिएक्शंस बच्चों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इसमें आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स सिंपल होंगे और सिंपल रिएक्टेंट्स मिलके कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं. यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की, आप इस पे मजीद एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. जैसे अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन्स का बनना. डेफिनेटली अगर आप कंपैरिजन करें तो अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन के कंपैरिजन से हम इस चीज पे, इस कंक्लूजन पे आते हैं कि प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स, और अमाइनो एसिड्स जो मिल के पॉलीमराइज होके प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अमाइनो एसिड्स आर सिंपल. ठीक है. दूसरी तरफ अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स या फिर उसमें पर्टिकुलरली एग्जांपल लेते हैं ग्लाइकोजन फॉर्मेशन की, तो उस केस में भी आपके पास ग्लाइकोजन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंटेनिंग मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज द सिंपल रिएक्टेंट. ठीक है. सो असिमिलेशन रिएक्शन या एनाबोलिक रिएक्शंस, ये एनाबोलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जब आप कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा रिएक्टेंट सिंपल होते हैं, उनकी एनर्जी वैल्यू लो होती है, और जो प्रोडक्ट्स होती हैं प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है. नाउ इस केस में जब आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे
इन दोनों फ्री एनर्जीज का, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू एनर्जी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये आपके पास आएगी, सपोज इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी 80 किलो जूल पर मोल है एंड रिएक्टेंट्स हैव 20 किलो जूल पर मोल। Sorry for these lines. Or these are 80 minus 20. The value will be plus 60 kilojoule per mole, which is an indication कि इस केस में इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। प्लस साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि 60 किलो जूल पर मोल एनर्जी अगर आप रिएक्टेंट्स को देंगे तो तब जाके ये ट्रांसफॉर्म होंगे किसमें, प्रोडक्ट में। सो दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज प्लस 60 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो इट मीन्स कि इन केमिकल रिएक्शंस में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दीज आर एंडरगोनिक। रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी नहीं, जब तक आप उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते वो प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। दैट्स व्हाई दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन फेवरेबल। सो जिस तरह हमने अभी कैटाबोलिक रिएक्शंस का कंपैरिजन किया है, हम यहाँ से एनाबोलिक रिएक्शंस के सामने भी लिख सकते हैं कि एनाबोलिक रिएक्शंस, स्लाइड काफी कंजेस्टेड हो चुकी है बट हम कलर चेंज करके इस चीज को जो है वो मेंशन कर देते हैं कि एनाबोलिक रिएक्शंस आपके मोस्टली रिडक्टिव इन नेचर होंगे। These reactions are reductive because इसमें definitely simple रिएक्टेंट्स मिलके कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो मल्टीपल प्लेसेस पे कार्बन 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 हाइड्रोजन एंड कार्बन नाइट्रोजन एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, और ये रिडक्टिव होंगे। These types of reaction will be endergonic, means इनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। These are non-spontaneous and these chemical reactions are non-favorable। ठीक है, ये एनाबोलिक रिएक्शंस की कुछ टाइप्स हो गई। सो इस चीज को कंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों के सामने दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस किए, एक कैटाबोलिक और दूसरा आपके पास एनाबोलिक रिएक्शन का। एक में मैंने रिएक्शंस कहे कि ये स्पॉन्टेनियस होते हैं और ये फेवरेबल होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल हो गई स्पॉन्टेनियस एंड फेवरेबल, और ये आपके पास एग्जाम्पल होगी नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फेवरेबल। ठीक है, इन पर्टिकुलर रिएक्शंस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही थी और इन पर्टिकुलर रिएक्शंस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, नेगेटिव। ये नॉट साइन मैं इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज मोस्टली जब भी हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज का कंपैरिजन करते हैं तो एट स्टैंडर्ड कंडीशंस करते हैं। जब आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm हो, सो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो देन आप यहाँ पे नॉट साइन लगाते हो। ठीक है, नाउ ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें आपके पास, नाउ ये जो कंपैरिजन बच्चों मैं कर रही हूँ इसे कहा जाता है रिएक्शंस की थर्मोडायनेमिक्स। यानी कीप दिस थिंग इन योर माइंड क्लियर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से जब आप डेल्टा जी नॉट देखते हो और आपके पास वहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस डेल्टा जी नॉट के कंपैरिजन से आप उस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स बता रहे होते हैं कि एनर्जी कंपैरिजन से आपको क्या लगता है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज फेवरेबल, नॉन फेवरेबल, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एक्चुअली वो रिएक्शन होगा कितनी स्पीड से होगा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यानी जब एक्चुअली आप ये कंपैरिजन करते हो कि वाकई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो इट मीन्स कि उसे फास्ट होना चाहिए, मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और रिएक्शन को चूंकि एक्सटर्नल इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट फास्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या वो फास्ट है, क्या वो स्लो है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, इसको जब हम रियल टाइम में देखते हैं तो इसको कहा जाता है उस रिएक्शन की काइनेटिक्स। ठीक है,
So there are many chemical reactions which are thermodynamically favorable, यानी जब आप उनकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा जी नॉट वैल्यू उनकी वैल्यू नेगेटिव आती है, स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली देखते हो कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो only a few number of reactants are converting into the products. So it means कि kinetically these type of reactions are slow, या in other words kinetically these reactions are stable. Stable का मतलब है कि वो change नहीं होते। और थर्मोडायनेमिकली अगर वो स्पॉन्टेनियस हैं तो इट मीन्स कि थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शंस क्या हैं, अनस्टेबल, ये फौरी फौरी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है, काइनेटिक्स का क्या मतलब है। थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल की जो टर्म है वो इन रिएक्शंस के लिए यूज होती है जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो फेवरेबल होते हैं, जिनमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती। ओके, अब मैं यहाँ पे पॉइंट क्या रेज करना चाह रही हूँ, मैं ये चीज मेंशन करने जा रही हूँ कि इस केस में रिएक्टेंट्स के पास हाई एनर्जी है, प्रोडक्ट्स के पास लो एनर्जी है, सो रिएक्शन शुड बी फास्ट। चूंकि रिएक्टेंट्स आर सेल्फ सफिशिएंट, दे कैन इजीली ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट, किसी एक्सटर्नल इनपुट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं। तो हमारे माइंड में ये चीज आती है कि यस, इस किस्म के केमिकल रिएक्शन बड़े आराम से हो सकते हैं और इन्हें इनका जो रेट है वो फास्ट होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इनके दरमियान एक ऐसी स्टेट आती है, ठीक है, जिसको मैं इस साइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक ऐसी स्टेट आती है जो आपकी एनर्जीज का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसकी एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के मुकाबले में ज्यादा होती है। ठीक है, यानी जब आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कन्वर्जन के दरमियान में एक ऐसी स्टेट है जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा है, और इस स्टेट को कहा जाता है मोस्टली ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है और इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। सो बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक जनरल रिएक्शन डिस्कस कर रही हूँ कि सपोज आपके पास देयर इज अ रिएक्टेंट ए जो कि बी के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि ए अपना बी के साथ जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करे और कन्वर्ट हो जाए इनटू अ न्यू प्रोडक्ट जिसमें इसने बॉन्ड बनाया हुआ है सी के साथ। ठीक है, साथ है, यस, बॉन्ड इसका है इस केस में सी के साथ। सो दिस सी विल बी रिएक्टेंट, मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ विद दिस ए एंड बी। अब देखें, इस केस में ए को बी के साथ बॉन्ड ब्रेक करना है और एक न्यू बॉन्ड बनाना है विद सी। अब ये आपके पास हैं रिएक्टेंट्स और ये आपके पास हैं प्रोडक्ट्स। In between reactants and products, A tries to break its bond with B and make the new bond with C. लेकिन दरमियान में एक ऐसी स्टेट है जिसमें ए अभी बी के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यानी पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ए अभी बी के साथ भी अटैच है और सी के साथ भी बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी ये दरमियान में एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें रिएक्टेंट्स के भी बॉन्ड्स हैं और प्रोडक्ट्स के भी बॉन्ड्स हैं। एंड वी ऑल नो कि किसी भी केमिकल स्पीशी की जो एनर्जी है वो उसमें प्रेजेंट बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। अगर आप रिएक्टेंट्स को देखें तो रिएक्टेंट्स में आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंपेयर टू दिस स्पीशी कम है। प्रोडक्ट में देखें, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंपेयर टू दिस स्पीशी कम है। बट ये जो सेंट्रल स्टेट है जिसे मैंने ट्रांजिशन स्टेट कहा है, इसमें रिएक्टेंट्स के भी सारे बॉन्ड्स, प्रोडक्ट्स के भी सारे बॉन्ड्स, यानी ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि इसकी एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के मुकाबले में ज्यादा होती है।
हम कह सकते हैं कि एक्चुअली जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं तो बेशक थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन फेवरेबल है, इसे प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, बट दरमियान में एक ऐसी स्पीशी आती है जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से ज्यादा है। इसको क्रॉस करने के लिए एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास नहीं है। रिएक्टेंट्स के पास सपोज इतनी एनर्जी थी 80 किलो जूल पर मोल, बट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सपोज 120 या उससे ज्यादा है, तो रिएक्टेंट्स इसको इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। नाउ इफ द रिएक्टेंट्स कैन नॉट क्रॉस दिस ट्रांजिशन स्टेट, तो बेशक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फेवरेबल है, एक्सर्गोनिक है, इसका रेट स्लो होगा। इस रिएक्शन की काइनेटिकली जो आप प्रॉपर्टीज देखेंगे, काइनेटिकली दिस रिएक्शन इज अनफेवरेबल या स्लो। इसका रेट क्या है? स्लो है। आप कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, चाहे आपका रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, काइनेटिकली वो क्या होगा? स्लो होगा। वो प्रोसीड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। अब यहाँ तक हम इस चीज को देखते हैं। मैंने ट्रांजिशन स्टेट कही, और बच्चों ये चीज माइंड में रखिएगा, जैसे मैंने आप लोगों के सामने अभी डेल्टा जी का जिक्र किया है इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में, कि डेल्टा जी इज एक्चुअली द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसी तरह से जब आप रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस देखते हैं, तो इस रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जी प्लस प्लस। इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, एंड इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। आई होप के इस लेक्चर से आप लोगों को रिएक्शन कोऑर्डिनेट, उसके अंदर यूज होने वाले डिफरेंट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, सॉरी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, उन टर्मिनोलॉजीज का, डेल्टा जी का, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन काइनेटिकली स्लो हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यहाँ पे बच्चों हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप कि इन बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज को जहन में रखते हुए कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि एंजाइम किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये बता दी जाएं कि रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है।